Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to discuss simple sentences under synthesis by using nominative absolute और absolute phrase. Nominative absolute का मीनिंग होता है स्वतंत्र कर्ता। तो स्वतंत्र सब्जेक्ट कब होता है, किस प्रकार से होता है, उसके लिए हमें पहले जानकारी करनी होगी। देखिए नंबर 1, जब एक वाक्य में हुए कार्य का दूसरे वाक्य के कार्य पर प्रभाव पड़े, यानी कि एक वाक्य में जो कार्य हुआ है पहले उसका दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा है और दूसरे वाक्य के कार्य का प्रभाव तीसरे वाक्य के कार्य पर पड़े, पहले का दूसरे पर, दूसरे का तीसरे पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और तथा तीनों या दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में पहले वाक्य में जो सब्जेक्ट होगा वो दूसरे में नहीं होगा, वो अलग होगा। और जो दूसरे में है और पहले में है वो दूसरे में नहीं होगा, जो दूसरे में है वो तीसरे में नहीं होगा। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट या दूसरे का सब्जेक्ट तीसरे में नहीं पाया जाएगा। तो ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट होने पर वे स्वतंत्र सब्जेक्ट्स होते हैं। तो पहले होने वाले कार्य में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाया जाता है। ठीक है, कैसे बनता है? पहले होने वाले कार्य के वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद यदि बी फॉर्म्स आ रही है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, इनके बाद मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म नहीं आती है, तब ऐसी स्थिति में हम इज, एम, आर या वाज, वर को हटा करके सब्जेक्ट के बाद बीइंग रख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 3, यदि सेंटेंस में पहले होने वाले कार्यों में सेकंड फॉर्म आ रही है या हेड प्लस थर्ड फॉर्म है या फिर हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स। होने पर सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में केवल सेकंड फॉर्म है, हेड के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है या हैज, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये एक्टिव वॉइस होगा। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म रखेंगे एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में होने पर सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो पैसिव वॉइस कब होगी? वाज, वर के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा होगा, या हैज, हैव, हेड के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा होगा, सॉरी हैज, हैव, हेड के बाद बीन और बीन के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा होगा, तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे नियम हमने आपको बताए हैं, लिखे हुए हैं, उसी के अनुसार कार्य करना होगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, द वेदर वाज स्टॉर्मी, मौसम तूफानी था। द प्लेन गोट लेट, यहाँ वेदर है सब्जेक्ट, यहाँ प्लेन है, लेकिन इसमें जो भी स्थिति है, कार्य है, कार्य तो नहीं है, स्थिति पाई जा रही है, इस स्थिति का इस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में, और ध्यान देंगे यहाँ वाज आ रहा है, इसके बाद ना तो यहाँ पर कोई थर्ड फॉर्म है, केवल बी फॉर्म है, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब के रूप में है। तो अब क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को यहीं पर रखा रहने देंगे और इस वाज का बीइंग बनाकर रखेंगे, क्योंकि ये बी की सेकंड फॉर्म होती है। तो क्या करेंगे, दी वेदर बीइंग स्टॉर्मी, यहाँ कोमा लगेगा। तो हमारा ये सब्जेक्ट स्वतंत्र है, मुक्त है। इस सब्जेक्ट का जो फाइनाइट वर्ब आ रही है आगे, उस पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है।
ये हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज तैयार हो गया। ठीक है, इसमें जो फाइनाइट वर्ब थी हमने उसको नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये दी प्लेन गॉट लेट। अब पढ़कर के तो ये हमें सेंस करना पड़ेगा कि इसमें कार्य पहले हो रहा है या बाद में हो रहा है, इसमें स्थिति है या वर्क हो रहा है। इसमें केवल स्थिति पाई जा रही है, ये स्थिति, इस स्थिति का आगे प्रभाव पड़ा, क्या हुआ, प्लेन लेट हो गया। प्रभाव तो है ना, लेकिन दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है। तो पहले वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके बाद हमने पार्टिसिपल बना कर रखा। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि बी फॉर्म आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द टीचर एंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट छूट गया यहाँ पर। द स्टूडेंट्स स्टूड अप। टीचर ने क्लास में प्रवेश किया, स्टूडेंट खड़े हो गए। ठीक है, तो इस कार्य के होने पर तो ये हुआ, इसका प्रभाव क्या पड़ा, टीचर ने क्लास में एंट्री की, प्रवेश किया, तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसका जो कार्य हुआ इसका कारण यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये पहले होने वाला है, इसमें सब्जेक्ट को यहीं पर रखेंगे और इसके बाद सेकेंड फॉर्म आ रही है तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म कर देंगे। सेकेंड भी यही होती है, थर्ड भी यही होती है, तो लिखा जाएगा द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास ये फ्रेज बन गया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। द स्टूडेंट्स स्टूड अप। एक्टिव में है, सेकेंड फॉर्म आ रही है तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, हिज बिहेवियर वाज नॉट गुड, इट कुड इरिटेट एनी मैन। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो यहाँ नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो इस बी फॉर्म को यहाँ भी स्थिति पाई जा रही है, कोई वर्क नहीं हो रहा है, कंडीशन है, स्थिति है। तो हिज बिहेवियर being not good, it could irritate any man। तो किस प्रकार से हम इसको बना रहे हैं, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। नंबर 4, द लेटर वाज रिटन, ही पोस्टेड इट सून। अब देखिए वाज रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये पैसिव वॉइस होगी पास्ट टेंस की। तो यहाँ लेटर सब्जेक्ट है, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो ये हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में प्रयोग किया जाएगा। इस सब्जेक्ट के बाद परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस में रखेंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो द लेटर क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल हम पहले ही प्रयोग कर चुके हैं, वहां पर भी ऐसे सेंटेंस आए थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ एक विशेष पॉइंट के अंतर्गत नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट्स को दिया गया है, समझ रहे हैं। बीन रिटन, ही posted it soon, the sun rose, the fog disappeared।
ये काम हुआ, उसके बाद तुरंत ये हो गया। ठीक है, इसका यानी फॉग के डिसअपियर होने का कारण क्या है? सन का उगना, सूर्य का उगना। तो ये काम पहले हो रहा है और ये एक्टिव वॉइस में है। वाज के बाद या वर के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है। हैज, हैव, हैड के बाद बीन और उसके बाद थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, ये एक्टिव में है, तो होगा द सन। अब हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस में आएगा। हैविंग, ये राइज की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म होती है। वर्ब को भी याद करना जरूरी है, जैसे यहाँ पर अभी प्रयोग हुआ, ये सेकंड थी, किसकी सेकंड फॉर्म है? राइज की। थर्ड फॉर्म क्या है? राइजन। तो वर्ब की फॉर्म्स भी याद होनी जरूरी हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स आपको वर्ब की फॉर्म्स भी याद करते रहना है। द फॉग डिसअपियर्ड। एक्टिव में है, पैसिव में, ये तो हमें पहचान करनी पड़ेगी वर्ब को देख करके। द लीडर वाज स्लेन। अब देखिए ये है स्लेन, ये स्ले की थर्ड फॉर्म है। अब हमें पता ही नहीं होने का, तो स्टूडेंट्स इसलिए वर्ब की फॉर्म्स को याद करना जरूरी है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, यहाँ पर सब्जेक्ट लीडर, दी लीडर है, यहाँ पर दी फॉलोअर्स अलग अलग हैं, लेकिन इसके बाद ये काम हुआ है, इसके कारण ही ये काम हुआ है, ये कारण है, तो यहाँ पर द लीडर को यहीं पर रखा रहने देंगे। पैसिव वॉइस में है, इसकी फर्स्ट फॉर्म स्ले, SLAY स्ले, सेकंड फॉर्म SLEW स्लू, और ये होती है थर्ड फॉर्म। तो हैविंग बीन परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस में है। द फॉलोअर्स ran away in fear. Next, it was winter, it was Sunday, I felt basking in the sun. यहाँ पर 3 सेंटेंस दिए हुए हैं। यहाँ पर सीजन है, ये ऋतु है, यहाँ पर दिन है, और ये एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा इसमें कार्य हो रहा है। पहले दोनों में तो स्थिति है, समय है, तो क्या होगा? इट। सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट में लिखेंगे बी और ये हो जाएगा बीइंग। विंटर, एंड। देखिए हमें पहले से आपको बताते चले आ रहे हैं, 2 प्रेजेंट पार्टिसिपल हों, 2 पास्ट पार्टिसिपल हों, 2 परफेक्ट पार्टिसिपल हों, 2 इन्फिनेटिव हों, 2 जीरंड हों, हम उन्हें एंड से जोड़ देते हैं। यहाँ पर 2 नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हैं, तो उनको भी हम एंड से जोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉमा नहीं लगाना, क्योंकि 2 हैं, 2 के बीच में कंजक्शन एंड का प्रयोग किया जाता है। एंड इट बीइंग संडे, कॉमा। ये वाला इट ये नहीं है, ये मौसम, ये ऋतु के लिए प्रयोग हुआ है, ये दिन के लिए प्रयोग हुआ है। आई फेल्ट basking in the sun. The bank was closed. I could not withdraw any money. पैसिव वॉइस में है, वाज के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, तो दी क्या होगा? परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस में प्रयोग होगा। दी bank having been closed,
I could not withdraw any money. ओके स्टूडेंट्स, तो किस प्रकार से बन रहा है उसको हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारी समझ में आने वाला नहीं है, तो इसलिए आप ध्यान पूर्वक सुने, देखें तो ही आपकी समझ में आएगा, अन्यथा मुश्किल हो जाएगा। कैसे हो गया हम समझ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है द मैच हैज बीन वन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में है। देखिए ऑल द प्लेयर्स आर मेकिंग मैरी, मैच जीत लिया गया है और सारे खिलाड़ी खुशियां मना रहे हैं। पैसिव वॉइस में है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो क्या होगा द मैच having been won, all the players are making merry. मेकिंग मैरी मीन्स खुशियां मना रहे हैं। तो किस प्रकार से हमें, सबसे पहले तो हमें टेंस ही पहचानना है। उसमें बी फॉर्म अकेले आ रही है, बी फॉर्म के बाद कोई मेन वर्ब की फॉर्म है, उस चीज को पहचानना है। द सीज वाज ओवर, द आर्मी विड्रू, द पीपल रिटर्न टू देयर नॉर्मल वर्क। इसमें 3 सेंटेंस है। यहाँ पर बी फॉर्म है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, 2 नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इसमें हमारे बनने वाले हैं या एब्सोल्यूट फ्रेज बनने वाले हैं, तो उन 2 को हम एंड से जोड़ेंगे, जैसे हमने अभी सेंटेंस नंबर 7 आपको बताया था। तो इस जगह दी सीज बीइंग ओवर एंड द आर्मी having withdrawn, यहाँ कॉमा लगा देंगे, the people returned to their नॉर्मल वर्क। इस प्रकार से हम देखते हैं, यदि हम नियमों को फॉलो करते हुए और एग्जाम्पल्स को सिंसियरली हम देखें और सुने, तो डेफिनेटली मैं आशा करता हूं कि समझ में आएगा। जो टॉपिक समझ में नहीं आता है उसको और अधिक बार पढ़ने की, उतनी ही बार उसको पढ़ने की आवश्यकता होती है। ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता है कि टॉपिक समझ में ना आए, और समझ में न आने का मेन रीजन यही होता है कि जितने उसको लेबर करने की आवश्यकता होती है समझने के लिए, हम उतनी करते नहीं हैं। कोई भी कार्य असंभव नहीं है, बशर्ते हम उसमें अपनी रुचि पैदा करें। उस कार्य को सीखने के लिए हमारे मन में जिज्ञासा हो, रुचि हो, तो निश्चित रूप से हम उस कार्य को सीख लेंगे, ऐसा दावा है। तो यदि आपको ये समझ में आया है, पसंद किया, आपको पसंद आया समझाया हुआ, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।